कुछ होमवर्क, नया चैप्टर स्टार्ट करना है आज? दिखाइए कहां तक पढ़ा दिया था। ठीक, मोहम्मद भाई बंद करो भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कहाँ गए थे आपने दिन? ठीक है, चलो। तो एक छोटा सा चैप्टर है कैपेसिटर। जनरली तो एक क्वेश्चन ही आता है, पिछले आप 5-7 साल का एवरेज लेंगे तो लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए, बाकी मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन आता है। छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी समझ में भी आएगा और फटाफट सॉल्व हो जाएगा। लिखे कैपेसिटर। अब पहला डाउट ये होता है कि ना, मैक्सिमम हमने इतने साल से पढ़ा रहे हैं कि कैपेसिटेंस, कैपेसिटर बच्चा पढ़ तो लेता है, क्वेश्चन भी बना लेता है, पर बेसिक क्या मतलब है, कैपेसिटेंस होता क्या है, इसके बारे में बातें गायब हैं। सवाल तो बन जाते हैं पर बेसिक फाउंडेशन कंसेप्चुअल गायब है कि कैपेसिटेंस है क्या, क्या होता है कैपेसिटेंस। तो इस बात को थोड़ा समझिएगा। कैपेसिटेंस शब्द आते ही दिमाग में आना चाहिए कंडक्टर। आप सुनते जाइए और बातें समझिएगा, कंसेप्चुअल लेवल पे समझा रहा हूं। कंडक्टर दिमाग में आना चाहिए। कंडक्टर दिमाग में आते ही आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स याद होना चाहिए। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बताइए? 0। जितना भी आप चार्ज दोगे वो सारा का सारा चार्ज कहाँ रिजाइड करेगा? सरफेस पे। पॉजिटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं। सारा कहाँ रिजाइड करेगा? सरफेस पे। म्यूचुअल रिपल्शन के कारण सारा का सारा कहाँ आएगा? सरफेस पर। आप ये भी जानते हैं कि सर ये कोना थोड़ा सा नुकीला है, इसलिए आपने यहाँ पे चार्ज ज्यादा दिया है, क्योंकि जो सिग्मा है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो कोने नुकीले होंगे, जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, वहां पे चार्ज स्क्रीन नहीं डेंसिटी आ रही है। ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप इसका चार्ज बढ़ाओगे, इस बॉडी का जो पोटेंशियल है वो तो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सर ये कैसे बढ़ेगा? क्यू बढ़ाने से वी कैसे बढ़ता है? तो आप एक स्फेरिकल कंडक्टर का रिजल्ट बताता हूं आपको। सर वीडियो नहीं आ रही। स्फेरिकल कंडक्टर का, ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी सर रेडियस की है आर, स्क्रीन नहीं आ रही है। इस पे चार्ज है क्यू। अरे अगर ब्लैंक आपको क्यों उतना फॉर्मूला है? याद हो तो वी सरफेस पे बच्चों फॉर्मूला होता था के क्यू बाय आर। यहां से फील लीजिए, जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ओहो, ऑनलाइन तो ऑन ही नहीं किया। वेरी गुड, कोई बात नहीं, स्टार्ट तो अब होगा। इनको क्या पता स्टार्ट होगा? छोड़ रहे हैं सर। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों करें, स्टार्ट करें क्या? यस सर। चलिए, हाँ ये लिख के रखा है बिल्कुल ताकि जल्दी समझ में आए। अच्छा, आवाज आ रही थी, वेरी गुड। चलिए ठीक है।
सी पैरेलल पैरेलल। हाँ ध्यान दें। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कैपेसिटेंस है क्या। तो कैपेसिटेंस शब्द आते ही दिमाग में पहले क्या क्लिक करना चाहिए, कंडक्टर। कंडक्टर, कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। अब आप जितना भी चार्ज दोगे बॉडी का पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यू बढ़ेगा वी बढ़ेगा, क्यू बढ़ेगा वी बढ़ेगा। और आपको ये भी पता है कि सर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये बाहर की तरफ निकलेंगी, और सर मुझे ये भी पता है ये कितने डिग्री पर होंगी, 90। याद करिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस है कितने डिग्री पर, 90। अब आप सब चीजों को कोरिलेट करिए। आपने पिछले 3-3.5 महीने मेहनत करी है, अब चीजें आपको और जबरदस्त मजे आएंगे। चार्ज बढ़ाया, पोटेंशियल बढ़ा, फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो क्या से होती जाएंगी, स्ट्रांग होती जाएंगी। क्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, आसपास का जो सराउंडिंग मीडियम है, ये एयर हो सकता है, वाटर वेपर हो सकता है, उन एयर के या वाटर वेपर के एटम्स को पता है क्या करेगी, पोलराइज कर देगी। ये हम डाइलेक्ट्रिक में पढ़ेंगे, पर आपको पढ़ाओ इसलिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। जैसे मान लो वाटर वेपर है, वाटर वेपर है मतलब कौन है, H2O। H2O मतलब एक H आयन है और एक OH आयन है, उसको पोलराइज कर देगी। पोलराइज करने का मतलब समझते हैं, ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस। कोई बताएगा माइनस अंदर की तरफ क्यों आया, माइनस अंदर की तरफ क्यों आया? 2 कारण है, प्लस इसको अट्रैक्ट कर लेगा, दूसरा कारण है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स लगाएगी क्यू पे, तो कहां लगाएगी, आगे, और माइनस क्यू पे कहां लगाएगी, तो क्या हो जाएंगे, चार्ज सेपरेट हो जाएगा और ये क्या बन जाएंगे, डाइपोल्स। इसे कहते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। किसने किया, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ने। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, और सुनिए, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, अब इन डाइपोल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। कैसे ब्रेकडाउन होगा, देखिए, इस प्लस पे तो फोर्स लगेगा आगे की तरफ क्यू ही। क्यों आशीष सर आगे की तरफ क्यों, प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है। माइनस पे कहां लगेगा, पीछे की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, ये फोर्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इन एटम्स को, इन डाइपोल्स को क्या कर देगा, ब्रेकडाउन कर देगा। और ये टर्म आपने सुनी है जिसे कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन से होगा क्या सर, वो सुनिए। ब्रेकडाउन होते ही ये माइनस वाले चार्ज कहां आके चिपक जाएंगे, जरा सोचिए, ये कंडक्टर की सरफेस पे आके चिपक जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर लेगा इसको। और जरा सोचिए, मान लो इस पे 100 कूलम चार्ज था और ये 15 कूलम माइनस का आके चिपक गया, तो कितना रह गया, प्लस का 100 था, माइनस का 15 आके चिपक गया, 85 रह गया। एक सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा, चार्ज 100 था, चार्ज 85 हो गया, मतलब चार्ज क्या कर गया, लीक। और यहीं से शब्द आता है कि कैपेसिटर की क्या चालू हो जाएगी, लीकिंग। व्हाट इज लीकिंग, चार्ज, जैसे अपन बोलते हैं पानी सर मैं पूरी बोतल भर के लाया था, पर सर मैं बैग में रख के लाया, यहाँ देखा सर पानी 100 ml कम था, तो सर मैंने तो पानी की बोतल खोली नहीं, तो 100 ml कहाँ गया। सरल भाषा में हम क्या बोलते हैं, क्या हो गया, पानी सर लीक हो गया होगा। वास्तव में कोई चार्ज लीक नहीं हुआ, एक सामान्य व्यक्ति के लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं लीक हो गया। पर आपको समझ में आ रहा होगा, पहले 100 था, ये -15 आया, कितना हो गया, 85। ये प्लस दूर भाग रहा है, माइनस चिपक रहा है, तो क्या बोला जाएगा, अच्छा ये जो चार्ज प्लस दूर भाग रहा है, ये बॉडी में से क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। अब सारी बातें फिर से सुनिए क्या बोला गया। कैपेसिटेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। हर कंडक्टर एक लिमिट तक ही चार्ज को स्टोर कर सकता है, ज्यादा स्टोर कर दोगे तो ये उसके साइड इफेक्ट देखिए, फिर से सुनिए। अगर आपने उसको उसकी औकात से ज्यादा चार्ज दे दिया, स्टेप नंबर 1, जैसे चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होगी कि आसपास के सराउंडिंग मीडियम के एटम्स को क्या कर देगी, पोलराइज कर देगी। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन के बाद क्या होगा, ब्रेकडाउन। ये माइनस प्लस आयंस टूट जाएंगे। माइनस कहां के चिपकेगा, सरफेस पे। इससे बॉडी का चार्ज कम होगा या बढ़ेगा, मतलब अब आप इस लिमिट के बाद और चार्ज उसको नहीं दे सकते। एंड दिस इज नोन एज मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बियॉन्ड अगर आपने चार्ज दिया तो पूरा का पूरा आसपास का जो सराउंडिंग मीडियम है वो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसका मतलब सर इस कहानी से क्या बात समझ में आ रही है, इस कहानी से केवल एक निष्कर्ष निकल कर आया कि हर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, पर उसकी भी एक क्या होती है, लिमिट। ऐसा नहीं आप 20 कुलम, 100 कुलम, 1000 कुलम, 5000 कुलम कितना भी चार्ज दे दो, ना ना सर, उसकी एक क्या होगी, कैपेसिटी। उस कैपेसिटी के बियॉन्ड अगर आप चार्ज दे दोगे तो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और ये सबसे पॉपुलर रिलेशन जो आपने पढ़ा है वो यही है, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। और यही C कहलाता है बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यहां से अगर आप C निकालोगे तो बताइए क्या आएगा, Q बाय V। C क्या आएगा, Q बाय V। पहला धोखा, ऐसा लग रहा है कि C किस पर डिपेंड कर रहा है, Q और V पर। मजे की बात है, C Q और V पर डिपेंड ही नहीं करता। सर ये पहला ही फॉर्मूला है, ऐसा गड़बड़ कैसा है, कोई और सर ऐसी चीज बताओ। बता देता हूं, R बराबर V अपॉन I। पूरा चैप्टर पढ़कर आए हो, एक नजर में अगर हम छोटे बच्चे को बताएं तो वही कहेगा कि हाँ R किस पे डिपेंड कर रहा है, V पर। R किस पे डिपेंड कर रहा है, V के बढ़ने पर R बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता, पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो। एक वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम है तो हमेशा 5 ओम ही रहेगा जब तक उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। 5 वोल्ट की बैटरी लगाओगे, करंट 1 एम्पियर। कोई बच्चा उसी 5 ओम में 10 वोल्ट की बैटरी लगा रहा है तो करंट 2 एम्पियर। अगर वोल्टेज दुगना किया तो करंट भी दुगनी, वोल्टेज 5 गुना, करंट भी 5 गुना। 5 से 5 का फैक्टर हर बार क्या हो रहा है, R वोल्टेज और I पर डिपेंड नहीं करता। इन द सेम फैशन चार्ज Q और V पर डिपेंड नहीं करता। किसी कंडक्टर की एक कैपेसिटी होती है, वो कांस्टेंट होती है, which depends on shape, size एंड मीडियम। ये धीरे धीरे प्रूफ करेंगे कि C किस पे डिपेंड करता है, शेप, साइज और मीडियम पे। सर ऐसी एक कोई और टर्म बता दो मन खुश हो जाए। और बता देता हूं, सेल्फ इंडक्टेंस L बराबर 5/I। ये सब धोखे हैं। आपको लग रहा है कि L किस पे डिपेंड कर रहा होगा, 5 और I पर किसी एक सोलेनोइड का L म्यू नॉट N²/L इंटू, ये डिपेंड करता है केवल डायमेंशन पर, उसकी लंबाई, उसका एरिया, उसका नंबर ऑफ टर्न्स, उसका मीडियम। दूर दूर तक इसमें 5 और I नहीं आ रहा। सेम बोलिए शब्द, किसी कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज, वो किस पे डिपेंड करती है, उसके शेप, उसके साइज और उसके मीडियम पर। वो Q और V पे डिपेंड नहीं करती। अब तीसरी बार सुनिए ये वाली बात ताकि अब और बेहतर समझ में आए। हम ये बोल रहे हैं कि एक मैक्सिमम कैपेसिटी तक ही उसको चार्ज कर सकते हैं, तो मन में एक सवाल आता है, उससे ज्यादा क्यों नहीं? कोई तो कारण होगा, जब तक किताबों में लिखा रहता है कि हाँ भाई इतना ही मैक्सिमम इसको चार्ज कर सकते हैं। उसके पीछे अब ये कहानी सुनिए फिर से। जैसे जैसे आप चार्ज दोगे वैसे वैसे V बढ़ेगा। बोलिए पहला स्टेप क्लियर। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, सराउंडिंग का जो मीडियम है, आइदर एयर है, वाटर वेपर है, उनको क्या करेगी, पोलराइज करेगी। हर एटम डाइपोल बन जाता है जब उस पर क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 लेक्चर बाद आएगा जिसे क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग के एटम्स को क्या बना देगी, पोलराइज कर देगी, डाइपोल बना देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसने जो डाइपोल बनाए थे उनको भी क्या कर दिया,
तोड़ दिया। तोड़ने से क्या हुआ बताइए, ये माइनस आकर सरफेस पे चिपका, प्लस इस प्लस के रिपल्शन के कारण बाहर भागा। एक सामान्य व्यक्ति जिसको कहानी नहीं पता थी वो क्या कह रहा है, अरे सर चार्ज क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, क्योंकि पहले 100 था बाद में 85 रह गया, 80 रह गया, 70 हो गया और प्लस चार्ज दूर भागता हुआ नजर आ रहा है। इस वो सामान्य भाषा में क्या बोलेगा, चार्ज क्या हो रहा है, लीक होने लग गया। अब इसकी कैपेसिटी से आपने इसको चार्ज ज्यादा दे दिया, अब ये उसको होल्ड, तो यहां शब्द आया टू होल्ड द चार्ज। एक कंडक्टर कितनी लिमिट तक अपने अंदर चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। अब सवाल ये होता है सर काम में कहां आता है, पढ़ तो लेंगे 6 दिन में पूरा तैयार हो जाएगा न्यूमेरिकल, काम कहां आता है वो भी आइडिया लीजिए। ये काम आता है एनर्जी स्टोर करने के। एनर्जी स्टोर आपको याद है हाफ CV², एनर्जी स्टोर करने काम आता है। तो सर बैटरी भी तो एनर्जी स्टोर करती है, बिल्कुल। ये इसके अंदर 2 सेल हैं, ये 1.5 के 2 सेल हैं, इसके अंदर भी तो एनर्जी स्टोर्ड है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। अंतर पता है क्या है, सेल जो एनर्जी देती है वो धीरे धीरे देती है। ये एनर्जी दे रहा है, अभी ये 3 से 4 घंटे एनर्जी देता रहेगा, माइक बढ़िया काम करता रहेगा, 4 घंटे एनर्जी देता रहेगा, लगातार कंटिन्यू फ्लो कर रहा है एनर्जी का, धीरे 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 एनर्जी का फ्लो कर रहा है। कैपेसिटर पता है क्या करता है, एक साथ आपको 1000 जूल एनर्जी चाहिए, कैपेसिटर ने स्टोर कर रखी, बटन दबाते एक साथ 1000 जूल का एकदम से इफेक्ट आता है, तो आपको सडन एनर्जी की आवश्यकता है, तो वहां क्या चाहिए, कैपेसिटर। सर कहां चाहिए, कोई एक उदाहरण देख के बताइए। कैमरा, कैमरे में जब फ्लैश दबाते हैं तो आपने देखा हो फ्लैश के साथ एकदम ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा का जो बस्ट है, वो बस्ट कहां से आ रहा है, वो उसके अंदर लगे हुए हैं कैपेसिटर, मदरबोर्ड के अंदर, उसके सर्किट के अंदर कैपेसिटर हैं जो ऊर्जा को क्या करके रखते हैं, स्टोर। एज सुन एज जैसे ही आप फ्लैश का बटन दबाते हैं, वो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एकदम से बस्ट आती है और आपको एकदम से रोशनी दिखाई देती है। वो क्या है, वो फ्लैश किसमें एनर्जी स्टोर करके रखी है उसने, इन द कैपेसिटर के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे पढ़ेंगे, आपको याद भी है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन नॉट। एक छोटा सा अंतर, कोई आपसे पूछ ले कैपेसिटर भी एनर्जी को स्टोर करता है, बैटरी भी एनर्जी को स्टोर करती है, अंतर क्या है, बैटरी जो एनर्जी आउटपुट देती है वो क्या देती है, एक कंटिन्यूअस फ्लो देती है और धीरे धीरे देती है, स्लो प्रोसेस है। जबकि कैपेसिटर क्या करता है, एक कन्फाइंड अमाउंट में बहुत सारी एनर्जी को स्टोर करके रखता है और एकदम से एनर्जी का बर्स्ट देता है। वो क्या काम करता है, कैपेसिटर। सही, आइडिया क्या है, लिखना चालू करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला डायग्राम बना लीजिए, इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एनसीईआरटी का जो पहला पेज है वो इसके बारे में बोला गया है। सत्रह जुलाई डेट अभी टेंटेटिव आ चुकी है। नीट की मेरे हिसाब से कल पूरा नोटिफिकेशन भी आ जाएगा एनटी की वेबसाइट पर। पढ़ाई चालू कर दें, 17 जुलाई एक बढ़िया डेट है। मार्च आज खत्म हो रहा है, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 100 दिन से भी ज्यादा समय। बढ़िया अच्छे से मेहनत करिए, 100% एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो जाइए, एनसीईआरटी पे फुल फ्लैश शिफ्ट हो जाइए। यकीन मानिए एनसीईआरटी इतना जबरदस्त आपको आउटपुट देगी, चाहे वो बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, पूरा 100% एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो जाए। फिजिक्स में एनसीईआरटी एज फार एज कंसर्न, आप इसके न्यूमेरिकल करिए, आप इसके सॉल्व्ड एग्जांपल करिए, आप इसके अनसॉल्व्ड एडिशनल करिए और बार बार रिवाइज करिए। 100% आप एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो जाइए और आउटपुट देखिए, आप जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे चीजें बहुत क्लियर होती जाएंगी। पेपर आसान आता है और आसान ही आ रहा है। आपने पेपर देखे हैं, मैंने कल 3 साल के क्वेश्चन कराए, तो पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस स्पीड और एक्यूरेसी उस पे काम करो और रिवीजन पे काम करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्वेश्चन देखते ही आपको ये क्लिक कर जाना चाहिए कि उसमें क्या लगाना है, और ये करेगा प्रैक्टिस से। आपकी प्रोफाइल देखते ही कि हाँ सर इसमें व्हीटस्टोन लगेगा, सर इसमें किरचॉफ जल्दी लग सकता है, इसमें सिमेट्री लगेगी सर, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए।
भाई विशाल चौहान बार बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर, इनको मना करिए। अरे विशाल चौहान भाई स्क्रीन शेयर मत करो, कैपेसिटर पढ़ो आराम से, सरल चैप्टर है। हाँ बहुत इजी चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 सवाल सही हो जाएंगे। कहाँ स्क्रीन शेयर में फंस रहे हो, है ना। हाँ भाई बाकी बच्चे बता दें हम ठीक है क्या? आशुतोष, तेज प्रताप, अभिषेक, आसिफ, मोहम्मद। चलो पढ़ूं क्या? होमवर्क दूंगा इसको मंडे से, आज है थर्सडे, 3 दिन का और समय मिल रहा है। फटाफट करंट इलेक्ट्रिसिटी का काम निपटाओ, कुछ भी पेंडिंग मत रखो। कैपेसिटर का होमवर्क तभी स्टार्ट करना जब पूरी एनसीईआरटी हो जाए, पूरी रेस सॉल्व हो जाए। मत करो जब तक नया चैप्टर स्टार्ट, पहले पुराने को पेंडिंग वर्क को पूरा अच्छे से खत्म करो। बहुत छोटा चैप्टर है, एक्सरसाइज 2 में केवल 16 सवाल हैं। अभी एक्सरसाइज 2 में थे 49, सीधा सीधा 1/3 चैप्टर है, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। माइनर से पहले पूरा कर लेंगे इसको, इसलिए करंट को अच्छा कर लें। एक बार और रिपीट कर देता हूं फाइनल। क्यों बोला जाता है कि सर एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है? ये शब्द क्या है मैक्सिमम कैपेसिटी? इसके बाद चार्ज देने पर क्या होता है वो सुन लीजिए। अगर आप इस लिमिट के बाहर चार्ज दे देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो आसपास के एयर के पार्टिकल्स को पोलराइज कर देगी। पोलराइज करने के बाद डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन के बाद चार्ज स्टार्ट लीकिंग। तो आप उसके बाद चार्ज दोगे कोई फायदा ही नहीं है, वो तो चार्ज लगातार क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। इसलिए शब्द आता है मैक्सिमम कैपेसिटी। आपको बोला जाएगा कि भाई चार्ज स्टोर हो रहा है, एक लिमिट तक ही स्टोर कर सकते हो। सर ज्यादा क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कारण है सर? उसके पीछे की वो मैंने आपको विज्ञान बताई कि एक लिमिट के बाद ज्यादा चार्ज देने से वो चार्ज सराउंडिंग में लीक होना स्टार्ट हो जाता है। पहला पॉपुलर फॉर्मूला Q बराबर CV, Q बराबर CV। C दिखने पे लग रहा है कि C डिपेंड कर रहा है Q और V पर, जबकि ऐसा नहीं है। C किसी कंडक्टर के शेप, साइज और मीडियम पे डिपेंड करता है, Q और V पे डिपेंड नहीं करता। बढ़े आगे, चलो नीचे लिखिए, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। आज के होमवर्क में क्या था? एनसीईआरटी, ठीक है। लिखें कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर, बहुत आसान सा है। आइए फटाफट देखिए 10 मिनट बोर्ड पर। मेरे पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, इस पे प्लस चार्ज है, मुझे इसकी कैपेसिटी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप 1, हम पोटेंशियल जानते हैं, क्या होता है बताइए इसका, KQ/R। स्टेप 2, Q बराबर CV, QC, V रखिए, K की वैल्यू डाल दी, Q/R इधर भेज दीजिए। देखिए बार बार वो बात प्रूफ होती जाएगी, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V। फॉर्मूले में कहीं Q और V के दर्शन नहीं हो रहे हैं। किसके दर्शन हो रहे हैं वो देखो, रेडियस, इसका मतलब इसका शेप और साइज, रेडियस साइज के दर्शन हो रहे हैं। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी इसका कैपेसिटेंस बढ़ता जाए। मजे की बात है, कैपेसिटेंस बच्चों सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है,
किसके लिए डिफाइंड होता है? तो सर यहाँ मेरे सिस्टम का दूसरा पार्ट कहाँ है? पता है, दूसरा पार्ट है इंफिनिटी पर, क्योंकि जब आप यहाँ पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हो तो इसका रेफरेंस कहाँ है? इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0। और ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, पता है ये प्लस से कहां जा रही हैं? प्लस से जा रही हैं अप टू इंफिनिटी पर। तो पता है ये जो एनर्जी बिखरी हुई है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से कहां तक बिखरी हुई है? समझिए, कहां से? सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक ये पूरी एनर्जी बिखरी हुई है, फ्रॉम सरफेस टू इनफाइनाइट। शब्द थोड़े से कठिन बोल रहा हूं क्योंकि फंडामेंटल यही है। अभी सिर्फ फॉर्मूले करके सवाल सॉल्व कर लोगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए अच्छे शब्द सुने। किसके लिए डिफाइंड होती है? सिस्टम। पहला प्रश्न, सर इसका सिस्टम का दूसरा हिस्सा कहां है? इसका दूसरा हिस्सा पता है कहां है? इन्फिनिटी पर। और एनर्जी कहां से कहां तक बिखरी हुई है बताइए? सरफेस से लेकर इनफाइनाइट तक। अब और बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं, दो कंडक्टर लेता हूं, ए और बी। चार्जेस कैसा? इक्वल एंड अपोजिट। अब बताइए इलेक्ट्रिक लाइंस कहां से कहां होगी? कहां से कहां होगी? प्लस से स्टार्ट होगी और माइनस पे टर्मिनेट होगी। ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है। अब बताइए एनर्जी कहां बिखरी हुई है? क्या एनर्जी इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड है क्या? ना ना, ये कन्फाइंड है। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। ये कन्फाइंड एनर्जी है। ये एनर्जी कहां से कहां है? सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक। आप ये कैसे बोल रहे हो कि फील्ड के पास एनर्जी होती है? बिल्कुल होती है ना। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और यहीं अगर मैं बात करूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो आपको मजा आने लग जाएंगे, क्योंकि सबसे सिलेबस का 90% हिस्सा पैरेलल प्लेट है। एक पे प्लस और एक पर माइनस। इलेक्ट्रिक लाइंस बोलिए, प्लस से माइनस। डिस्टेंस मानना इनके बीच में कितना है? डी। तो अब जो रिलेशन आता है वो आता है बच्चों Q बराबर सी वी। वी नहीं, VA माइनस VB, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। Q बराबर CV आपको याद है, पर वो सही फॉर्मूला है ही नहीं। सही फॉर्मूला कौन सा है? Q बराबर C डेल्टा V। यही गलती हम रेजिस्टेंस में पढ़ रहे हैं 10 से। अब आप समझदार हो गए हो यार, सर V बराबर IR थोड़ी ना होता है, डेल्टा V बराबर IR होता है। करंट फ्लो करती है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। सेम Q बराबर CV कोई फॉर्मूला नहीं है, वास्तव में फॉर्मूला क्या है? डेल्टा V। अब बताइए और बेहतर बोल पाएंगे, डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। यहां भी अब आपको फील आएगी बढ़िया। देखिए ये है V और इसका दूसरा कहां है? अब बोलिए ये V और यहां 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस V। देखिए V वास्तव में V नहीं है, क्या है? डेल्टा V। डेल्टा V, डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से C डिफाइन किया जाता है Q अपॉन डेल्टा V। क्या बात क्लियर है क्या? तो हमने एक शब्द बोला सिस्टम, ये अच्छा शब्द है सिस्टम। सिस्टम यहाँ कौन है? यहाँ ये दो कंडक्टर्स, जिस पर एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है। अगर मैं पैरेलल प्लेट की बात करूं कि सर पैरेलल प्लेट का बताइए कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं? वैसे तो डायरेक्ट याद करनी है, पर आप 2 मिनट में देखिए। एक पे प्लस Q और एक पर माइनस Q, डिस्टेंस कितनी? D। अब सबसे पहले निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चलिए 3 महीने पहले, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन देगा? प्लेट 1 या प्लेट 2? दोनों देगा। तरीका याद रखिए, वही तरीका बोल रहा हूं, वही शब्द। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां टेस्ट चार्ज रखो। टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव। ये प्लस इस प्लस को रिपेल। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो, माइनस वाला इसको सिग्मा बाय। तो बताइए नेट फील्ड ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट? नेट फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय सिग्मा की जगह Q बाई A। ये बताइए क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला स्टेप, अब मुझे चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस।
और शायद याद हो इलेक्ट्रो का फॉर्मूला डेल्टा वी बराबर ईडी। यही तो मजा, आपने इतनी मेहनत कर लिया, फॉर्मूले टिप्स पे चाहिए, डेल्टा वी बराबर। और जब ये फॉर्मूला लिख रहे हो तो एक बात याद आए, तब साइंस पढ़ने का मजा है। ये तभी लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्या यूनिफॉर्म है क्या? देख लो, क्यू ए एप्सिलॉन सब कांस्टेंट हैं फॉर अ गिवन सिस्टम, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। लगाइए डेल्टा वी, ई की जगह क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन, ये आ गया साहब डेल्टा वी। पर सर मेरा एम क्या निकालना था? सी का फॉर्मूला क्यू बाय डेल्टा वी, डेल्टा वी क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू। ये आपका सबसे पॉपुलर फॉर्मूला जो लास्ट क्लास तक चलेगा, कैपेसिटी ए एप्सिलॉन बाय डी। फिर से उस कॉन्सेप्ट विचार करिए, मजा आएगा। सी डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्यू, देखो क्यू तो कट ही गया। सी डज नॉट डिपेंड्स ऑन वी, सी डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। देखिए शेप एंड साइज आ गया। ए एरिया जो किसकी साइज बता रहा है, एंड डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अभी हम छोटे हैं तो इसके बीच में वैक्यूम है। 2 दिन बाद पता है क्या भर देंगे? डाइलेक्ट्रिक। और मीडियम भर देंगे तो पता है यहाँ एक के और आने लग जाएगा। और डाइलेक्ट्रिक भरने पर कैपेसिटी कितने टाइम्स बढ़ जाती है? के टाइम्स। तो वो वाली बात फिर से सच हो रही है जो हमने पहले लिखा कि सर आज लेक्चर खत्म होने के बाद मेरे पास कुछ बेसिक पॉइंट हो कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी किन बातों पर डिपेंड करती है, उसके शेप पर, उसके साइज पर और उसके मीडियम पर। अभी शेप समझ नहीं आ रहा, अभी आएगा जब हम स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे। ये पैरेलल प्लेट है तो शेप के बदलने से भी कैपेसिटी क्या होगी? बदले। तो 3 बातें आ रही हैं, शेप, साइज और मीडियम। लिखना चालू करिए। तो कैपेसिटर शब्द आते ही दिमाग में लाइए कंडक्टर। बस कंडक्टर दिमाग में आते फिर तो काम चलेगा। पहला जो मैंने लिखा वो आइसोलेटेड कंडक्टर है, पर कैपेसिटेंस बच्चों हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइंड होती है। सिस्टम, इसका पता है दूसरा हिस्सा कहाँ है? इन्फिनिटी पर। पता है ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये ज्यादा यूजफुल है। कारण बताता हूं आपको, क्योंकि ये एनर्जी कन्फाइंड है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका दिमाग जो जिन बातों को सरल समझ सकता है, जैसे 5 लीटर पानी, अगर ये 5 लीटर पानी बोतल में भरा हुआ होगा तो यूजफुल है, बकेट में भरा हुआ होगा तो यूजफुल है। यही 5 लीटर अगर मैं फर्श पर बिखरा दूं तो यूजफुल नहीं है। एनर्जी वही है, अमाउंट वही है, पर वो बिखरा हुआ है। यहां पर बताइए ऊर्जा कहां से कहां बिखरी हुई है? कोशिश करिए बोलने की। सरफेस से लेकर वो ऊर्जा इतनी बिखरी हुई है कि उस ऊर्जा का कोई हम यूज नहीं कर सकते। और इनमें एनर्जी क्या है? कन्फाइंड है एक छोटे से रीजन में। ये बातें समझिए, पढ़ते हैं तो ये बातें मजा आता है सुनने में कि हाँ सर, वास्तव में कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। ये एनर्जी किस रूप में स्टोर करता है? ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। तुरंत आया, बैटरी भी तो करती थी। बिल्कुल, बैटरी भी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, पर बैटरी एक कंटिन्यू फ्लो देती है और धीरे धीरे एनर्जी को डिस्चार्ज करती है। कैपेसिटर एक साथ, जिसे बोलते हैं बर्स्ट, अचानक से, जिसे फ्लैश के समय आपने देखा होगा कूलर में, पंखे में कैपेसिटर होता है, सरल भाषा में से बोलते हैं कंडेंसर। देखिएगा कूलर में अंदर कंडेंसर होता है व्हाइट कलर का, पंखे में होता है। पंखे का ये जो ऊपर का फ्लैप, इसको आप ऊपर करेंगे तो एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखिएगा सफेद रंग का। मोटर में दिखेगा, जो अपने घर की पानी की मोटर है उसके ऊपर लगा रहता है। एसी में होता है। तो क्या होता है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए एकदम से ऊर्जा चाहिए, तो जो ऊर्जा का बर्स्ट है वो कौन दे रहा है? कैपेसिटर। वो आपने देखा होगा कि ऑटो वाला जब उसको मोटर को स्टार्ट करता है तो मान लो इलेक्ट्रिक स्टार्ट नहीं है, क्या करता था देखा आपने? एक वो रस्सी लेता है, रस्सी को बांधता है और फिर एक झटके से खींचता है। तो क्या हो रहा है, वो ऊर्जा ही तो दी जा रही है कि एकदम से मोटर क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए। तो कैपेसिटर क्या करता है? एकदम से अचानक से बहुत बड़ी ऊर्जा बहुत कम समय में रिलीज करता है, और ये कैपेसिटर है टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो न्यूमेरिकल दूर हैं, पहले एक बेसिक कंसेप्चुअल फाउंडेशन, बेसिक बातें हैं जो समझ में आनी चाहिए। हम पढ़ क्या रहे हैं, कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कंडक्टर होते हैं, दो कंडक्टर होते हैं, चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है। अभी इक्वल एंड अपोजिट क्यों आता है वो भी अभी समझाने वाला हूं मैं आपको। अच्छा, वो मैं आपको शब्द बोल रहा हूं कन्फाइंड रीजन, ये समझ आ रहा है क्या? कन्फाइंड रीजन, देखिए अब इसका रीजन कन्फाइंड है, कहां से कहां, प्लस से माइनस। आप बहुत अच्छे तरह समझ सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा है यार सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि लाइंस यहीं से जाएंगी और यहीं खत्म हो जाएंगी? कारण बताता हूं आपको। आप देखो गॉस थ्योरम का मजे तो लीजिए। इस डॉटेड सरफेस पे एक बार आप गॉस थ्योरम लगाइए, फ्लक्स बराबर क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज कितना? 0। क्यू एनक्लोज 0 तो फ्लक्स, मतलब इस सरफेस से कोई फ्लक्स लाइंस बाहर नहीं निकल रही, तो प्लस क्यू वाली लाइन जा कहां रही हैं? वो माइनस क्यू पे पूर्ण रूप से टर्मिनेट हो रही हैं। आपको एक बात याद आ रही हो, तुमने वो कैविटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कैविटी वाला। ये देखिए ये कैविटी, यहां प्लस क्यू रखा, 100% यहां एग्जैक्ट माइनस क्यू डेवलप हुआ। क्यों? क्योंकि इस लाइंस को यहां जाके सर मरना ही पड़ेगा। अगर रह गई तो यहां से निकलेंगी, जबकि यहां से निकलना अलाउड नहीं है, बिकॉज ये कंडक्टर की बॉडी है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा। सब बातें रिलेट चलती हैं, लॉजिकल चलती हैं। कि सर आप ये क्यों बोल रहे हो कि सारी लाइंस यहीं खत्म हो रही हैं? मेरी तो नहीं हो रही सर खत्म, होनी पड़ेंगी। प्लस क्यू से लाइंस को माइनस क्यू पर टर्मिनेट होना ही पड़ेगा। फिर हमने थोड़ा सा आपको और सुधार किया गुरुवार के दिन कि Q बराबर CV, Q बराबर CV आपको याद है, पर वो सही नहीं है। वास्तव में V है ही नहीं, वो क्या है? डेल्टा V है। और डेल्टा V किस किस का पोटेंशियल डिफरेंस है? एक पॉजिटिव कंडक्टर और एक नेगेटिव कंडक्टर। इतनी बातें सीख जाइए। डेरिवेशन रटने की आवश्यकता नहीं है, बस फ्लो ध्यान रखिए, फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो ध्यान रखिए, डायरेक्ट रिजल्ट ये याद होना चाहिए, बहुत पॉपुलर है। अब ये डायरेक्ट लिख देते हैं तो मजा नहीं आता, फिर पता ही नहीं चलता कि भाई फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट हो गया है। वो बायो जैसी फीलिंग आती है, सर मैं घर पे 3 घंटे पढ़कर ही तो आया हूँ, आओ रटें। वहां दिमाग में बिल्कुल बंद कर देता हूँ, सिर्फ रटें, सिर्फ रटें, दिमाग को सीधा वाइब्रेशन भेजता हूं मैं, आओ रटें। अब वैसे यहाँ चालू हो जाएगा तो फिर अंतर ही क्या है? तो यहाँ तो फ्लो चलता है ना, कि चार्ज आया, देखो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आया, फिर Q बराबर CV से कैपेसिटी आई, देखो Q से Q कट रहा है, और हम जो बोल रहे हैं वो बात सच हो रही है कि कैपेसिटी Q और V पे डिपेंड नहीं करती। बोलो, आगे बढ़े, लिखें अगला आर्टिकल लिखें, एनर्जी स्टोर्ड between the plates of capacitor। ये देखते जाइए, बहुत पूछा जाता है, 4 बार पूछा जा चुका है, सिर्फ फॉर्मूला ही इतना पॉपुलर है। 2020 में फिर फॉर्मूला ही आ गया, जो कि ऑलरेडी 3 बार एक्सरसाइज 2 में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। सब एनर्जी स्टोर, एनर्जी तो सर मुझे याद है हाफ CV² होती है, पर हाफ CV² पूछता ही नहीं है वो कौन सा फॉर्मेट पूछता है वो देखिएगा, समझते जाइएगा। मेरे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, सबसे पॉपुलर यही है, एक प्लस है और एक माइनस। लेट सेपरेशन कितनी? D, A एरिया ऑफ ईच प्लेट।
तो हम जानते हैं ईएम वेव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके पास एक फील्ड एनर्जी होती है, और वो फील्ड एनर्जी डेंसिटी आपको फॉर्मूला याद है कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक अपने आप में सवाल है, कैपेसिटर जो एनर्जी को स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि बच्चों जो इंडक्टर करता है हाफ एल आई स्क्वायर वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करता है, कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी को खोलिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वॉल्यूम को वहां भेज दीजिए तो एनर्जी आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। सोच के बताइए वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम जिसमें एनर्जी कन्फाइंड है, कोशिश करिए वॉल्यूम ए इंटू डी होगा क्या, कैसे है सोचिए सोचिए। ये दो प्लेटें मानिए, एक ये दीवार एक ये दीवार, ये दूरी। अब वॉल्यूम सर मुझे 8th क्लास से रटा हुआ है, सबसे सरल वॉल्यूम होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सबसे बेसिक जो मुझे नींद में भी याद रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मैं इसमें हाँ भरता हूं सर, भाई ये वही तो है। इस एरिया के अंदर कितनी डायमेंशन है, सोच, 2। इस दीवार के अंदर 2 डायमेंशन आ गई ना, एक लेंथ आ गई एक ब्रेड्थ आ गई, और ये तीसरी डायमेंशन और आ जाएगी डी। तो क्या इस कमरे का वॉल्यूम नहीं आ गया, यही तो वॉल्यूम है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्या बात समझते हैं? तो बताइए वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। ये पूछा जाता है, ये एनर्जी है। ये बताइए ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी। इतनी एनर्जी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या होती है, स्टोर। अब सर मुझे तो हाफ सी वी स्क्वायर याद है, आओ वहां तक पहुंचा देता हूं मैं आपको। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई बताइए, ई बताइए, ई पन्ना पलटी है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। 2 आएगा क्या, 2 आएगा क्या, नेट फील्ड ए इंटू डी हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा की जगह डाल देता हूं क्यू बाय ए। बताइए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक ये कैंसिल होगा, एक ये, बोलिए हाफ क्यू स्क्वायर, नीचे क्या जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी। मैं डी को भी जानबूझ के नीचे ले गया, देखो आप ले जा सकता हूं क्या, देखिए डी अल्टीमेटली घूम के ऊपर ही तो चला जाएगा। ऐसा करने का कारण ये क्या बन गया, यही आपको याद है क्यू स्क्वायर बाय 2c, और इसको आप अपने जाने पहचाने में जानना चाहते हो, क्यू की जगह क्या रख दो, सी। सारे याद होने चाहिए तब मजा है। ये कौन है, ये एनर्जी डेंसिटी है बच्चों, इसकी यूनिट जूल पर मीटर क्यूब। ये एनर्जी है जूल, ये एनर्जी है जूल, क्यू स्क्वायर बाय 2c एनर्जी है जूल। एनर्जी के बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए, साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लिखना चालू करिए। सिस्टमैटिक ड्राइव करिए, आंसर याद होना चाहिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर, एक फ्लो पता होना चाहिए, वो एनर्जी डेंसिटी है, फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाला,
अब मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ कि वो हाफ सी वी स्क्वायर तो पूछता ही नहीं है, वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पूछेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी पूछेगा। अब क्यों शॉर्ट नोट जरूरी है? शॉर्ट नोट जब मैं इसका मान लो बनाऊंगा, ये पूरा एक बोर्ड भरा हुआ है, शॉर्ट नोट पता है क्या करूंगा मैं? एक ये डायग्राम बनाऊंगा, एक फील्ड एनर्जी डेंसिटी लिखूंगा, एक एडी वाला लिखूंगा और एक सीवी स्क्वायर। बाकी ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये सब किया है, ये जरूरत ही नहीं। जो आपके मेरे 40 पेज भर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, वो 3 पेज में रिड्यूस हो जाएंगे। इसलिए शॉर्ट नोट, कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट, सारे कॉन्सेप्ट एक जगह लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप इतना पढ़ कैसे पाओगे? पूरा करंट, पूरा इलेक्ट्रो, पूरा मैग्नेट। अब मैग्नेट इतना बड़ा मैग्नेट है, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म, जब उसके शॉर्ट नोट बनाओगे ना, तब आपको टिप्स पे पता चलेगा। आपके दिमाग में कैटेगरी वाइज याद होगा कि हाँ एम्पियर्स लॉ में सोलेनॉइड है, टोरॉइड है, सिलेंडर है। क्वेश्चन पढ़ते ही अच्छा सिलेंडर कैसा, सॉलिड है या हॉलो है? अगर सॉलिड है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, और हॉलो है तो जीरो होगी। बहुत मेहनत करने का समय है, मतलब समय खराब करने का तो कोई स्कोप ही नहीं है। दिन भर पढ़े, इतना काम है आपके पास। एनसीईआरटी को पकड़ लीजिए, फिर 100 दिन पहले आपको बोल रहे हैं, एग्जाम के बाद ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी, सर मजा आ गया फिजिक्स में, 170 180 फुल ऑन फुल की तरफ बढ़ सकते हो। एनसीईआरटी को बढ़िया तैयार करिए, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अनसॉल्व्ड, एडिशनल्स, बहुत बढ़िया तैयार करिए। उसका सीक्वेंस, उसके सारे फॉर्मूले, सारे ग्राफ एक बार देखिए। थ्योरी मत पढ़िए, बिल्कुल थ्योरी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। थ्योरी को हम सारी बातें क्लास में बोलकर उसको समझा देते हैं। थ्योरी को अंडरलाइन करके हाइलाइटर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो बायो में मेहनत करिए आप। यहाँ आवश्यकता नहीं है अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके। यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकल, सारे उसके ग्राफ देख लीजिए कि कौन कौन से ग्राफ हैं, डायग्राम कौन से हैं, फॉर्मूले देख लीजिए। हाँ सारे फॉर्मूले आ गए अपने पास। काम करिए, काम करेंगे, पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, 3 घंटे दीजिए एक्सक्लूसिव कि हाँ सिर्फ एनसीईआरटी को 3 घंटे, पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक सारे उसके ग्राफ, सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कॉपी से मिलान कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए, सारे तैयार हो गया चैप्टर। और क्वेश्चन आप पिछले 20 साल के आप करके देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर बातें आसान है, आराम से की जा सकती है। अब देखिए एक्सरसाइज 2 निकालिए कैपेसिटर की। अब एक पूरी मेहनत करने का भी सवाल गलत हो जाएगा, आप देखना कि पढ़ने और समझने में कितना अंतर है। एक्सरसाइज 2 कैपेसिटर, सवाल नंबर 7वां करिए पहले। एक्सरसाइज 2 कैपेसिटर, सवाल नंबर 7वां। बोलिए आंसर कौन सा? सही है, सही दे रखा है पीछे, ठीक है। अब आइए तीसरा, तीसरा हाँ भाई करेक्शन करवा दे। अब तीसरा आप देखोगे और पीछे देखोगे तो 1/2 का अंतर आ रहा है, देखो तो।
सातवां फिर पढ़ो। सब मैं मॉड्यूल लाए बैठे रहे, और कब तक बैठा हूं? पूरे ऑप्टिक्स बैठे रहना, और क्या लेके नहीं आऊंगा सर मैं। सातवें में देखो, सातवें में और तीसरे में क्या अंतर है, अब सुनिएगा। इसके लिए अब 10 मिनट मेहनत करते हैं और देखिएगा। वापस आएंगे, इसको होल्ड पे लगा दीजिए सवाल को। अब सुनिए, पेन पेंसिल छोड़िए, बोर्ड पे फिर से आइए, कॉन्सेप्ट के साथ खेलिए, चीजों को बढ़िया समझिए। अब आप बोल रहे हो सर कैपेसिटर पंखे में होता है, कूलर में है, मोबाइल में है, मदरबोर्ड में है, कंप्यूटर में है, तो फिर ये कैपेसिटर क्या चार्ज मिलता है क्या बाजार से? नहीं। क्या उसकी प्लेटें चार्ज होती होंगी क्या? नहीं। कैसा मिलता है? अनचार्ज। ये अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब बताइए, चार्ज कितना? 0। अब सुनिए, कंसेप्चुअल है और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं। आप घर पे लेके आए, अब आप इसको क्या करना चाहते हो? चार्ज। भाई चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तभी तो एनर्जी को वो स्टोर करेगा। तो पहले तो उसको क्या करना जरूरी है? चार्ज। आपने बैटरी लगाई, ये की है, की कैसी है? ओपन। ये बैटरी लगा दी, बोलो हाँ है क्या? जैसे ही आप की को बंद करोगे, की को बंद करोगे, की को बंद करते ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा बच्चों, ध्यान से सुनना, इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन खींच खींच कर इस प्लेट पे डिपॉजिट करेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों होगा सर? पहली बात तो सर, ऐसा करने के लिए तो वर्क करना पड़ेगा। कौन करता है वो वर्क? आंसर है बैटरी वर्क करती है। सर बैटरी कैसे वर्क करती है सर? उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, वो ये वर्क कर रही है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए। क्यों सर इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों जा रहे हैं सर, इसका क्या कारण है? जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पर नेगेटिव आएगा। अब आपका वो कॉन्सेप्ट भी अच्छा समझ में आ रहा है, क्यों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आते हैं। अगर यहां से 28 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो यहां 28 इलेक्ट्रॉन तो एक्सेस में होंगे। इसलिए कैपेसिटर की जब बात करते हैं तो चार्जेस कैसे? इक्वल एंड अपोजिट। और इनके बीच में रिलेशन भी होगा। लेट इसकी कैपेसिटी सी है, तो ये कब तक चार्ज होगा सर? आंसर है जब तक Q बराबर CV रिलेशन को होल्ड करेगा, जब तक इसका चार्ज बढ़ता जाएगा। मान लो 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लाए, 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो कितना चार्ज आ जाएगा? Q बराबर CV, 5 माइक्रोफैराड इंटू 2, बोले तो 10 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज इसकी प्लेट्स पर आ जाएगा। सर पता कैसे चलेगा कि चार्ज अब और बढ़ना बंद हो गया है? चार्ज तो बढ़ता ही चला जाएगा। नहीं होगा, कारण जैसे इस पे 10 माइक्रोकूलम आएगा, इसके बीच की कैपेसिटी आपको पता है, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस V वोल्ट के बराबर हो जाएगा, और जैसी बराबर होगा फर्दर चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। अभी बात सुनिए। अब पहला प्रश्न आता है, क्या बैटरी ने वर्क किया क्या? बिल्कुल। कितना वर्क किया? तो बैटरी के वर्क डन का फॉर्मूला होता है, इस बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ। कुछ लोग तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, क्या आप ऐसा बोल सकते हो प्लस Q ऐसे जा रहा है? कौन सा सही है, ये सही है या ये सही है? सर दोनों ही सही है, प्लस और माइनस तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट। इसका मतलब बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? Q चार्ज फ्लो हो रहा है। तो वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला होता है चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इनटू V। कहां से आया? वही पुराना फॉर्मूला, V बराबर W बाय Q, वर्क डन बाय बैटरी डेल्टा Q इनटू V। बताइए कितना चार्ज फ्लो हुआ? कितना चार्ज फ्लो हुआ? Q बराबर CV, इनिशियली तो अनचार्ज था, इनटू V, वर्क डन बाय बैटरी CV स्क्वायर।
जबकि एनर्जी स्टोर कितनी हुई थी भाई? एनर्जी स्टोर कितनी हुई थी? हाफ CV²। तो बाकी रुपया कहाँ गया? बाकी रुपया कहाँ गया? अब शायद आपको माइनर का सवाल याद आ रहा हो। इंडक्टर एक था, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड वो होता है हाफ LI²। एक है वर्क डन बाय बैटरी LI²। अब और बातें याद करो, अब वो सवाल पढ़ो तीसरा, अब आएगा मजा। ध्यान से पढ़ो, अब आपको शब्दों का खेल समझ में आएगा क्यों बच्चे गलत कर आए थे पेपर में। क्या सवाल है? लास्ट लाइन पढ़ो। द एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, इसका मतलब दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी। और बताइए वर्क डन वाले में हाफ आता नहीं है, इसलिए हाफ नहीं आ रहा। आज और बढ़िया याद करिए, ये है एनर्जी स्टोर्ड और ये है एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर। बातों को समझने की कोशिश करिए। आपने हाफ दे रहा है, हाफ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वर्क डन बाय बैटरी में हाफ नहीं आता। अब पढ़ो दोनों सवाल, अब मन खुश होगा। सातवें फिर आओ, वहां शब्द होगा एनर्जी स्टोर्ड। तो आज आप जो एनर्जी एनर्जी बोलते हो, आज क्लास छूटे अच्छा शब्द बोलो। सर हाफ CV² एनर्जी नहीं है, एनर्जी स्टोर्ड है। और एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर इस CV², उसमें हाफ का फैक्टर नहीं आता। बोलिए, अब लिखो इस बात को। सब संभव है, मेहनत करोगे 2 घंटे के अंदर कैपेसिटर तैयार हो जाता है। हमें तो 6 लेक्चर लगते हैं पढ़ाने में, आप 2 घंटे में तैयार कर सकते हो, इतना छोटा चैप्टर है। एनर्जी रिक्वायर्ड। अब ये बात और क्लियर हुई। सर 2 अलग अलग शब्द हैं, मैं केवल सर एनर्जी में खेलता था। आज मुझे पता चला 5:40 पर एक एनर्जी रिक्वायर्ड है और एक एनर्जी स्टोर्ड है। एनर्जी रिक्वायर्ड में हाफ नहीं आ रहा, जबकि एनर्जी स्टोर्ड में हाफ आ रहा है। तो सर बाकी 50% गया कहां? वो हीट लॉस हो गया। वायर्स में जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो हीट लॉस हो रही है। रिक्वायर्ड टू CV²। तो अलग अलग बातें हैं। एक बैटरी वर्क कर रही है, अब आपको बैटरी के वर्क की भी फीलिंग आनी चाहिए। सर बैटरी कैसे काम कर रही है? चार्ज को एक प्लेट से उठा उठाकर दूसरी प्लेट पर फेंक रही है, ये वर्क डन बाय बैटरी है। उदाहरण के तौर पर एक काम है कि पिताजी आपको कहें कि भाई नीचे से बाल्टी से पानी भरकर ओवरहेड टैंक, छत पे टैंक है उस पर पानी डालो, और दिन भर ऐसा करते रहो, लाइट नहीं आ रही है, आप बाल्टी भरोगे, सीढ़ियां चढ़ोगे, फिर पानी को उसमें डालोगे। ये जो आपने काम दिन भर में किया, ये सारा काम कौन करती है? मोटर, पंप करता है। तो पंप यही तो करता है, पानी को नीचे से ऊपर, अपोजिट टू ग्रेविटी, उसको वर्क करना पड़ रहा है। यहां वर्क कौन कर रहा है बताइए? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है, बैटरी वर्क कर रही है। बैटरी वर्क करेगी एक प्लेट से। सर ये कब तक चलेगा? ये भी तो प्रश्न आ सकता है। सर ये नाटकबाजी कब तक चलेगी? क्या ये दिन भर चार्ज ट्रांसफर ही होता रहेगा क्या? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं ट्रांसफर होगा भाई।
जब तक कैपेसिटर की प्लेट्स का पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, उसके बाद चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि चार्ज फ्लो होने के पीछे आज भी एक ही कारण है, पोटेंशियल डिफरेंस। लॉजिकल है, हर बात बड़ी रिलेशन में चलती है। कितना चार्ज आएगा ये भी सेट है, कब तक आएगा, जब तक उसका पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाए। कौन सा ऑप्शन सही? सारे ए बी सी डी सब सही है। पहला फील्ड एनर्जी डेंसिटी है, दूसरा एनर्जी स्टोर्ड है, तीसरा एनर्जी स्टोर्ड है। स्टोर्ड में हमेशा हाफ 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 आएगा और वर्क डन बाय बैटरी में हाफ गायब हो जाए। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आज आपको दिया है कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर शब्द आती है आपके कंडक्टर दिमाग में आना चाहिए। दो कंडक्टर हैं हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, हमेशा कैपेसिटर सिस्टम का डिफाइंड होता है। अब आपको ये भी पता चला इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक प्लेट से लॉस होगा, दूसरी प्लेट में गेन होगा। और एनर्जी क्यों हो रही है, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। कन्फाइंड क्यों है, क्योंकि उन कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां एनर्जी स्टोर्ड है। कहाँ यूज आता है? जहां हमें अचानक से एनर्जी चाहिए, बटन दबाते ही एनर्जी का एकदम से फ्लो चाहिए, वहां कैपेसिटर उपयोग में आता है। ये अंदर अपने एनर्जी को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसी रिक्वायरमेंट होती है ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा फ्लो बहुत कम समय में देता है। हाँ, बैटरी भी एनर्जी को स्टोर करती है, पर वो धीरे धीरे एक कंटिन्यू फ्लो देती है। वहां एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के रूप में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी का क्या होता है? स्टोरेज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी निकाल लीजिए, पहले एनसीईआरटी डिस्कस कर लेते हैं तो फिर काम आगे चलेगा।
एडिशनल दे दी थी क्या? एक जना और जाओ, उसकी हेल्प कर, पता नहीं चलेगा ना कौन कौन सी बंद करनी। चलो पीछे पीछे वाली ऑन कर दो, 4-5। बस सही है। चलिए सबसे पहले आइए लास्ट वाला क्वेश्चन। ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में एक सवाल का अंतर है, हो सकता है जिनके पास नहीं है उनमें ये 3.23 होगा, पुरानी वाली में 3.24 है, एक सवाल का अंतर है। सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आइए, ये दिया था क्या? नंबर पे मत जाइए, डायग्राम से मैच कर लीजिए। मिल गया क्या? इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट। देखिए क्या पूछा है, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। याद करिए इंटरनल रेजिस्टेंस L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू 3 बातें चाहिए। L1 दिखना चाहिए, L2 चाहिए और बड़ा R। क्या सारी बातें मिल रही हैं? L1 76.3, L2 64.8 और R 9.5। बाकी 2 वोल्ट 1.5 वोल्ट सब बेकार है, कोई काम का नहीं है। ये लिखना क्यों जरूरी है शायद आप समझ पा रहे हो, कल आपकी बात याद आ रही हो। ऊपर वाला जो पोटेंशियल है वो हमेशा नीचे वाले से बड़ा होना चाहिए। अगर नीचे बड़ा लगा देंगे तो नल पॉइंट ही नहीं आएगा। इसलिए उसने पूरे सवाल को फ्रेम किया है, पर पेपर में आए तो वो 2 वोल्ट और 1.5 वोल्ट काम का नहीं है। यही तो आपको दिमाग मजबूत बनाना है, यही तो अंतर है। फॉर्मूला तो सभी को याद है, पर ऐसा सवाल देख के वो घबराए नहीं। हाँ, आपको सेकंड थॉट ही नहीं देना पड़े, अरे नहीं सर 2-1.5 वोल्ट का कोई उपयोग नहीं है, मुझे तो मस्त करना है L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। बोलिए क्लियर है क्या? तो वहां हिंट लिख लें, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। सभी करिए, मोबाइल से इतना आनंद नहीं है, एनसीईआरटी बुक लीजिए, पुरानी खरीद लीजिए, पर बुक में करिए, बुक में ही मजा है। चलिए ये सवाल डिलीट हो गया है तो इसको भी डिस्कस नहीं कर रहा, पहले आता हूं जो सवाल है नई किताब में भी। ये सवाल, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है वही नीट 2021 में आया है, पहला पार्ट जो इसका था। आइए इसको समझ लेते हैं पूरे को, बढ़िया क्वेश्चन है, 15 मिनट समझने वाला है, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या कह रहा है कि भाई नीचे आपने एक सेल लगाया 1.02 का, उस समय बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई? 67.3। तो E1 1.02, लंबाई 67.3 बैलेंसिंग लेंथ। फिर आपने सेल चेंज कर दिया, एक नया सेल लगाया और उसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई? 82.3। और आपको उस नए सेल का क्या बताना है? EMF। यहां लगा रहे हो आप, यहां पहले लगाया 1.02 का, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल, जिसका हमें EMF पता होता है, कांस्टेंट होता है कितना? 1.02। यहां लगाया, यहां तो 2 वोल्ट का फिक्स है। सवाल पढ़कर बातें भी तो समझ में आए। फॉर्मूला में आपको सॉल्यूशन देखूंगा तो आपको लगेगा अरे सर बहुत आसान है, पर सवाल पढ़कर यहां तक पहुंचना ही तो खेल है भाई। क्या आप इतनी बड़ी लैंग्वेज देखकर भी परेशान ना हो कि ये ऊपर वाला प्राइमरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट में एक बार ये लगाया तब लंबाई ये आई, फिर ये लगाया तो नई लंबाई पूछिए, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? इसमें लगेगा कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल। यहीं से सवाल आया था नीट 2021 में, E1 बाई E2 बराबर L1 बाय L2। डायरेक्ट पेपर में आपने देखा हो कल कितनी वैल्यू आसान आई थी। यहां ऊट पटांग का पीछे लॉजिकल रीजन है, ये प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, वास्तविक। वास्तव में जब स्कूल लेवल पर प्रैक्टिकल कराया जाता है तो इतने का EMF होता है, यही आसपास लंबाई आती है, इसलिए यहाँ वैल्यू ऊट पटांग है। वास्तव में रियलिस्टिक वैल्यूज हैं। हम जो ऑब्जेक्टिव पेपर बनाते हैं
तो वैल्यूज को आसान कर देते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। तो आपको यहाँ कैलकुलेटर यूज करना पड़े कोई परेशानी नहीं है, करिए, पर आंसर मिलाइए पूरा, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पेपर में जब आया था, कल आपने किया था 2021 में आया था ये सवाल, वहां उसने लंबाई कितनी आसान दी थी, खटाखट सॉल्व हो गए। सारी बातों को लेकर चलिए। E1 1.02, E2 नहीं पता, लंबाई 67.3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 1.24 वोल्ट। साथ ही साथ अपनी बातें देखते जाइए। ये वाला सेल बड़ा है, ये सेल बड़ा है, ये सेल छोटा है, और देखिए सारे प्लस एक तरफ आने चाहिए, आते जा रहे हैं। मॉड्यूल में ऐसे 2-3 सवाल हैं कि बताओ कौन सा सर्किट गलत है, तो आपने देखा होगा उसमें एक बैटरी उल्टी लगी हुई है, उसको आपको क्या करना है, सीधा करना है। कभी वो क्या करेगा, वो ऐसा बदमाशी करेगा, जेईई मेन में आया था 2019 में सवाल, पूरा बच्चा सॉल्व कर रहा है पर ये ऊपर वाले सेल का ईएमएफ छोटा है, आंसर आएगा बैलेंस इन लेंथ कैन नॉट बी ऑब्टेन, और मैं सॉल्व करके निकाल रहा हूं तो अभी ऑप्शन आ रहा है, जबकि बैलेंसिंग लेंथ तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि जो ड्राइवर सेल है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या बात समझ आ रही है? पहले पार्ट पे लिख लें, नीट 2021 का जो सवाल आया है वो यहीं से आया है। अब आता है बी पार्ट, सर ये 600 किलो ओम क्यों यूज करते हैं? अब इसको सुनिए, क्या कारण है 600 किलो ओम का, बड़ा जबरदस्त रीजन है। देखिए, अगर आप ये 600 किलो ओम यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, ये जो सेल लगा हुआ है ये बड़ी करंट देगा, ये बड़ी करंट इस गैल्वेनोमीटर से जाएगी तो इस गैल्वेनोमीटर को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। क्या कर देगी? डैमेज कर देगी। इसलिए आप 600 किलो में एक बड़ा रेजिस्टेंस लगाते हो ताकि इससे जो करंट फ्लो करेगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। आपके मन में तुरंत आएगा, सर करंट तो फ्लो ही नहीं करती, नल डिफ्लेक्शन आता है। अरे नल एकदम से थोड़ी ना आ जाता है, पहले आपको यहां टच करोगे डिफ्लेक्शन आ रहा है, यहां टच करोगे राइट में आ रहा है, फिर आप देखोगे तब नल आएगा ना, एकदम से नल थोड़ी ना आता। एकदम मेजरमेंट के समय नल थोड़ी ना आएगा, जब आप रीडिंग लिखोगे तब नल है। तो जब तक तो करंट ज्यादा इसमें से फ्लो करेगी तो ग्राइंडर को क्या कर देगी, डैमेज। तो उस हाई करंट को कम करने के लिए यहां पर क्या लगाया जाता है, एक 600 किलो ओम का बड़ा रेजिस्टेंस लगाया है। दूसरा कारण सुनिए, अगर आप ये रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो ये ज्यादा करंट सप्लाई करेगा, ज्यादा करंट सप्लाई करेगा ना तो ये सेल जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट का मतलब होता है थक जाएगा, अपनी एनर्जी जल्दी खर्च कर देगा, क्योंकि इसका आउटपुट करंट क्या है, ज्यादा। और अगर ये करंट धीरे धीरे देगा तो क्या होगा, लंबे समय तक चलेगा। उदाहरण के तौर पर, सर मैं पावर बैंक से चार्ज करता हूं, अब सर मैं थोड़ा समझदार हो रहा हूं, मैं दूसरी तीसरी और पावर बैंक खरीदा तो उसमें लिखा रहता है आउटपुट 1 एम्पियर, आउटपुट 2 एम्पियर। पता है 2 एम्पियर वाला जो चार्जर होता है वो क्या करता है, वो आपके मोबाइल को जल्दी चार्ज करता है। आपका मोबाइल जल्दी चार्ज हो रहा है क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो कर रही है। उस केस में पता है पावर बैंक जल्दी क्या होगा, डिस्चार्ज, क्योंकि एनर्जी का फ्लो फटाफट हो रहा है। पावर बैंक जल्दी से क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट। और अगर 0.5 एम्पियर ही फ्लो होती रहती तो वही पावर बैंक 8 घंटे तक काम करता। अब मुझे पूरे 12th ए सेक्शन को प्रैक्टिकल कराना है, अगर मैंने ये नहीं लगाऊंगा ये सेल जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, मुझे फिर से नया सेल लगाना पड़ेगा। और अगर मैंने 600 किलो ओम लगा दिया तो क्या होगा, ये सेल एग्जॉस्ट नहीं होगा। तो दो कारण हैं, एक तो करंट को लो करने के लिए और सेल की जो लाइफ है वो थोड़ा बढ़ाने के। ये 600 किलो ओम लगाया। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तीसरा भी 2 बार एम्स में आया हुआ है, अपने मॉड्यूल में है, वो यहीं से उठाया गया है। बताइए तीसरा इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द हाई रेजिस्टेंस? बताइए क्यों नहीं होगा? अरे सर जिस समय बैलेंस पॉइंट होगा उस समय तो उसमें करंट ही फ्लो नहीं होती, क्योंकि बैलेंस पॉइंट के समय तो नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है। तो आप 600 लगाओ या 6000 लगाओ या 5000 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बैलेंस पॉइंट उससे अफेक्ट नहीं होगा। अब आएगा मजा डी पार्ट में, जो कि नई किताबों में ये सवाल हटा दिया क्योंकि गलत था, करेक्शन नहीं करा, हटा ही दिया कि कौन करेक्शन करे। देखिए बढ़िया सवाल है, डी पार्ट पढ़िए, ये नई किताबों में नहीं है, पुरानी किताबों में गलत आंसर है। पढ़ो ध्यान से, अब आप खुद दे सकते हो, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ो। इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल। सोचो सोचो, आंसर है यस। क्यों आशीष सर, क्यों अफेक्ट हो जाता है? आओ पूरी बातें करो। ड्राइवर सेल कौन सा? ऊपर वाला। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बदलोगे तो लाला क्या होगा? करंट बदलेगी। करंट बदलेगी तो VAB बदलेगा। VAB बदलेगा तो X बदलेगा। X बदलेगा तो E बराबर XL। E तो स्टैंडर्ड सेल था 1.02 वोल्ट। 1.02 वोल्ट, X आपका बदल गया तो आपके L को भी क्या होना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड? आंसर है यस, बैलेंस पॉइंट अफेक्ट होगा। हाँ, रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो में तो XX क्या हो जाता है? कैंसिल। पर प्रश्न देखिए क्या है, क्या आपके बैलेंस पॉइंट बदल जाएंगे क्या? आंसर है हाँ, बैलेंस पॉइंट बदल जाएगा। पर E2 लाला, E2 अभी भी वही आएगा। बातें थोड़ी ऊपर से जा रही हैं, पकड़िएगा। E1 1.02 था, E2 आपको पता नहीं था, L1 बदल गया, आधा हो गया, L2 भी आधा हो गया, ये वाला फैक्टर तो क्या होता जाएगा? कैंसिल। क्या अकेला L1 बदला क्या? यस। क्या अकेला L2 बदला क्या? हाँ। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल? आंसर है हाँ, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट बदलेगी, करंट बदलेगी तो VAB बदलेगा, VAB बदलेगा, X बदलेगा, X के बदलने से बैलेंसिंग लेंथ बदलेगी ना। सोचो आप स्टैंडर्ड सेल लगा रहे हो, ठीक है सर बताओ, स्टैंडर्ड सेल उसका EMF कितना दे रखा था? 1.02 वोल्ट। अब आप उसको बैलेंस कर रहे हो, आपका X बदल गया, ये वही था, ये बदल गया, तो क्या L वही रहेगा या बदल जाएगा? बट ऑब्वियस है बदल जाएगा, इसलिए बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अच्छा पार्ट है, ध्यान रखिएगा, पीछे आंसर गलत दे रखा है, नई किताबों में तो ये वाला पार्ट है ही नहीं। ई पार्ट देखिए, ई बहुत ही बढ़िया है। Would the method work in the above situation if the driver cell had an EMF 1 volt? क्यों नहीं काम करेगा? नीचे वाला तो 1.24 का है और ऊपर वाला 1 का है, डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा, काम ही नहीं करेगा। लास्ट पार्ट भी देखिए बहुत अच्छा है, वो कह रहा है क्या इससे आप बहुत छोटा वोल्ट नाप सकते हो क्या? हाँ नाप तो सकता हूं, बशर्ते उसकी सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो मुझे उसकी सेंसिटिविटी को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। मिली वोल्ट नापना है, मिली वोल्ट का मतलब समझते हैं? मिली वोल्ट बहुत छोटा, बहुत छोटा नापने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको सेंसिटिव बनाना पड़ेगा। मैंने शायद पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। वो क्या होता है? सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है जरा सोचिए, छोटी से छोटी वैल्यू को भी क्या कर सके? रीड कर सके। सिखाया था जब आपको मैग्नेट पढ़ाया था, याद करिए। सेंसिटिव का मतलब जैसे जैसे माता पिता हमें डांटते हैं तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हाँ, कुछ नहीं। छोटी बहन को, बड़ी बहन को डांट देते हैं, वो मायूस हो जाती है, दिन भर रोत जाती है। आपको कितनी सुबह शाम बेल्ट चप्पल जूते कोई फर्क ही कहां पड़ता है। उसको तो बहन को तेज आवाज में पिताजी बोल देते हैं, वो मायूस हो जाती है। कारण क्या है? बहन सेंसिटिव ज्यादा है। ये प्रकृति का नियम है कि फीमेल सेंसिटिव है। दीदी को, बहन को मम्मी पापा डांटते हैं, दीदी मायूस हो जाती है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 5 मिनट होए फिर वापस वैसे, हाँ क्या हुआ बोलो। ये सेंसिटिविटी है कि रिएक्ट करना, रिएक्ट। अगर इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव होगा तो छोटी से छोटी वैल्यू को भी रीड कर लेगा, और अगर सेंसिटिव नहीं है तो उसको रीड नहीं कर पाएगा। तो आंसर है, क्या आप इससे मिली वोल्ट नाप सकते हो? हाँ नाप सकते हैं, बट उसकी सेंसिटिविटी को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? अभी सिखा दूंगा आपको। चलिए, ये अच्छा सवाल था, ये पूरा अच्छे से करिए, बहुत ही बढ़िया। ये बताइए, इनफाइनाइट लेडर 3.21 आंसर आ रहा है क्या? 3.21 बढ़िया सवाल। ये बताइए, ये हो गया क्या? क्या करना है इसमें बताइए? इतने ही आसान आते हैं? इस साल देखा तो था आपने, ये आया था कल ए वाला, देखा था? ये तो ज्यादा आने के चांसेस एनसीईआरटी का है। बताइए, ऊपर वाले दोनों सीरीज 1 और 1, 2, 2 और 2, 4, ये 2 ओम और ये 4 ओम, 2 और पैरेलल में 2 × 4/6, 4/,
ये 4/3, ये 4/3, ये 4/3, 4/3। आंसर 16 करिए 16/3 ओम। पढ़िए घर जाके, इतना पूरा दिन मिलता है, हम कहाँ, हम एनसीईआरटी नहीं खोल पाते, होमवर्क नहीं कर पाते, तो समय ही तो खराब कर रहे हो। अगर अपने आप को कटघरे में नहीं खड़ा करे, सर मैं कर क्या रहा हूँ, घर जाके मेरे पास 8 से 10 घंटे मिल रहे हैं मुझे, मैं होमवर्क मेंटेन नहीं कर रहा, एनसीईआरटी रीड नहीं कर रहा, तो हम कर क्या रहे हैं? आ रहे हैं, फिर 4 दिन नहीं आए, फिर 6 दिन पढ़ लिए, फिर 2 दिन होमवर्क नहीं किया। डिसिप्लिन वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है। डिसिप्लिन रखिए, रोज पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, और आपको पता है पेपर यहीं से आना है, करिए तैयार। बॉटनी जूलॉजी पढ़िए, एनसीईआरटी रोज पढ़िए, रोज उसके क्वेश्चन बनाइए फिजिक्स के, तभी तो डर हटेगा। आप ऐसी ऐसी लैंग्वेज पढ़ के जाओगे तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप 20 सेकंड 30 सेकंड में कर लोगे, बाकी को 3 मिनट लग रहे हैं। तो यही तो समय बचाना है भाई। अगले वाले में देखिए, अगले वाले में ये दिखने में पैरेलल हैं, पर हैं किस में? सीरीज। यहां से जो करंट आएगी वो सब में फ्लो करेगी, आर 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 5R। सही बात है क्या? तो सारे हो गए क्या ये वाले दोनों? बढ़े आगे, आगे आइए। इसका बताइए, ए पार्ट बी पार्ट हो गए क्या? ठीक है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने दिया था, 3.16 दिया था क्या आपको? देखें 3.16, देखें। अब 3.16 बड़ा दमदार है, ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देगा, और एनसीईआरटी का एक बढ़िया सवाल है वो भी आपको समझ में आएगा। ये कंपेयर कर रहा है एल्यूमिनियम को और कॉपर को। तो मेरे पास एल्यूमिनियम है और कॉपर है, सुनते जाइए। आर बराबर होता है रो एल बाई ए, लंबाई से मल्टीप्लाई करिए, लंबाई से डिवाइड करिए। आर बराबर रो एल स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम। फिर वॉल्यूम को लिख सकते हैं बच्चों मास अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी ऊपर चला जाएगा, रो एल स्क्वायर अपॉन मास इंटू डेंसिटी। वो कह रहा है 2 वायर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ, लेंथ सेम। सब पे सवाल आए हुए हैं, इस पे सवाल आया हुआ है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। मास वाले पे भी सवाल था, याद करिए, जो माइनर में दिया था, रेस से आया था। सब पे क्वेश्चन है। हैविंग द सेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी सेम, तो बताइए मास इज प्रोपोर्शनल टू रो इनटू डेंसिटी। तो अगर आप मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम निकालोगे, ये सब वैल्यू दे रखी है, दोनों के रो दे रखे हैं, दोनों की डेंसिटी दे रखी है, दोनों के रो, दोनों की डेंसिटी, सॉल्व करोगे तो आएगा 2.16। अब आप ध्यान से देखना क्या बातें हैं। पहले तो सवाल सॉल्व कर लो, भारी कौन हल्का कौन, बता दो। कौन भारी? कॉपर एल्यूमिनियम से दुगुना भारी है, दुगुना, दुगुना भारी है। तो हल्का कौन हो गया? एल्यूमिनियम। ये हल्का है, ये भारी है। अब सुनो, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाओ। जो पावर ट्रांसमिशन होता है, रावत भाटा से बिजली प्रोडक्शन हो रहा है और हमारे कोरल पार्क तक, हमारे शहर तक, हमारे गांव तक बिजली जा रही है, तो बिजली जाती है ट्रांसमिशन लाइन से। आप देखिए रोड पर आपको ट्रांसमिशन लाइन दिखती है ऊपर पोल्स पर जाती हुई, ये ट्रांसमिशन लाइन एल्यूमिनियम की बनाते हैं। 2 कारण हैं, पहला तो एल्यूमिनियम सस्ता होता है, और दूसरा कारण देखिए एल्यूमिनियम हल्का है। सर वजन में हल्का होने से क्या फर्क पड़ेगा? वजन में हल्का होने से जो वेट के कारण ब्रेकडाउन है वो नहीं होगा। ये वेट ब्रेकडाउन क्या होता है? 2 पोल्स हैं, पोल्स के बीच में तार बंधा हुआ है, अगर तार भारी होगा तो mg के कारण वो नीचे झूलेगा, और ज्यादा mg लगेगा तो उसके टूटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। उसे बोलते हैं फिजिक्स में वेट ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ड्यू टू इट्स ओन वेट। आपने इलास्टिसिटी में पढ़ा था, ओन वेट के कारण उसमें एक्सटेंशन होता है, ओन वेट के कारण ब्रेकडाउन हो जाता है। चूंकि एल्यूमिनियम हल्का है तो वेट ब्रेकडाउन होने की संभावनाएं कम है, इसलिए पावर ट्रांसमिशन लाइन में एल्यूमिनियम के वायर्स का उपयोग किया जाता है। सस्ता भी है, साथ ही साथ हल्का भी है। हल्का होने से इसका वजन कम होगा, mg कम होगा, तो वेट ब्रेकडाउन की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इसलिए सवाल बढ़िया है 3.16।
अब आइए 3.15 पे। 3.15 क्या कह रहा है, देखिए 3.15 क्या कह रहा है। 3.15 आसान सवाल है, 6 सेल लगे हुए हैं और सीरीज में है, तो बताओ सीरीज में क्या हो जाता है, बताइए। एनी एनी एनी, तो 2 वोल्ट है तो कितना हो जाएगा साहब, 12 वोल्ट हो जाएगा। खटाक। रेजिस्टेंस है 0.015 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 0.09, और एक्शन रेजिस्टेंस कितना है 8.5 ओम। आज कर डालो, आज एनसीईआरटी नहीं खोली है तो कर डालो, मोबाइल नहीं, 100-150 रुपए खर्च करें, बुक शॉप से पुरानी एनसीईआरटी खरीद लें और एक एक साल के पीछे पड़ जाएं और अगले 3 महीने पीछे पड़े रहें। जो जो चैप्टर चल रहा है उसकी एनसीईआरटी साथ साथ लगाते जाइए और बढ़िया करिए। ऐसा नहीं एक्सरसाइज कर लो एडिशनल छोड़ दो, ये कर लो वो कर लो, ये छोड़ दो वो नहीं होगा वो छोड़ दो, ये हमसे नहीं हो रहा छोड़ दो, ऐसा नहीं, सारे करो सारे। हाँ जो सब्जेक्टिव सवाल है उसको करके छोड़ दीजिए, पर उससे जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है वो तो ध्यान रखिए, उससे ऑब्जेक्टिव सवाल फ्रेम किया जा सकता है। अब आप देखिए व्हाट आर द करंट, करंट निकाल सकते हैं सिंपल, भले क्या लगेगा आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, सर ये तो रटा हुआ है, टर्मिनल वोल्टेज बताइए, ई माइनस आई आर। ए पार्ट तो हो जाएगा। अब बी पार्ट जबरदस्त है, एक सेल है जिसका ईएमएफ है 1.9 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 380 ओम। अब आपको इससे मैक्सिमम करंट चाहिए, बताइए क्या करेंगे मैक्सिमम करंट के लिए। अब मैक्सिमम करंट आपको एक याद है आधा दूरा, अरे सर इंटरनल बराबर एक्सटर्नल कर दो, पर यहाँ एक्सटर्नल है कहाँ, है ही नहीं सर कहीं। सर वो कब लगाता हूं, अरे वो तब लगता है जब आपके पास एक इंटरनल हो, एक्सटर्नल को आप वेरी कर रहे हो, तो एक शर्त आएगी जब इंटरनल बराबर, यहां तो एक्सटर्नल है ही नहीं, तो फिर मैक्सिमम करंट कैसे आएगी। सर कुछ मत करो, दोनों किनारों को शॉर्ट कर दो। क्यों, शॉर्ट करने से क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगी, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होगा तो सर्किट की तो करंट कम हो जाएगी। अब बताइए क्या लगेगा, डायरेक्ट आई बराबर ई बाय आर। यही सवाल है पहला, यही है पहला, ये देखिए आप। अब सवाल करते हैं तब तो आता है, नहीं तो मैक्सिमम करंट का हमें तो सर क्या रटा हुआ है, अरे सर इंटरनल बराबर एक्सटर्नल। अब पहला सवाल देखिए, आप ऐसी लैंग्वेज पढ़ के जाएंगे तभी तो आनंद आएगा। पहला पढ़िए, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट। कहां है इसमें एक्सटर्नल, कहीं नहीं है। अब आपने ऐसा 2 बार करा हुआ है, आपको पेपर में पता है जब भी ऐसा स्थिति हो दोनों टर्मिनल को क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। इससे आंसर आएगा 5 मिली एम्पियर। उसमें पूछा है क्या इस करंट से आप कार की मोटर को स्टार्ट कर सकते हो, आंसर है नो। क्यों, क्योंकि ये करंट बहुत छोटी है। तो सर फिर कितनी चाहिए होती है, एक नॉलेज के लिए बता दो। कार की बैटरी, कार की मोटर को स्टार्ट करने के लिए लगभग 10 से 15 एम्पियर की करंट चाहिए होती है उसकी मोटर को स्टार्ट करने के लिए, पर ये करंट कितनी है 5 मिली एम्पियर, बहुत छोटी है। तो उसमें सवाल पूछा है 3.15 में, क्या आप उस करंट से कार की बैटरी को स्टार्ट कर सकते हो, आंसर है नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि कार की बैटरी को, कार के मोटर को स्टार्ट करने के लिए लगभग 10 से 15 एम्पियर करंट की आवश्यकता है और ये करंट बहुत छोटी है। तो बात हो रही थी 3.15 था, कौन सा था 15, सही है क्या। तो ये मैंने आपको एडिशनल कल जो बताए थे वो सारे करा दिए हैं, और करिए, कल फिर मुझसे पूछ लीजिए, आगे के कल डिस्कस करूंगा 3.1 से लेकर 3.13-14 तक करके लाएं, करके लाएंगे, डाउट पूछ पाएंगे, बातें समझ पाएंगे। चलिए धन्यवाद।